अब शुरू करते हैं एनसीईआरटी फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में फंक्शन का बेसिक बताया गया था। तो फंक्शन में बेटा बेसिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस का। बल्कि ये कहे कि कैलकुलस के सारे जो अलग अलग चैप्टर हैं, देखो लिमिट ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ये भी फंक्शन की देखते हैं। मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन का निकालते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जो भी आगे चैप्टर आने वाले हैं वो फंक्शन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज ही हैं। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि होल कैलकुलस इज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज ही हैं। तो कैलकुलस का जो खेल है बेटा, उस खेल के ज़्यादातर नियम इसी चैप्टर में तय हो जाते हैं। अब होता क्या है कि बाकी आप अलग अलग चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें दो दो चार चार लाइन की थ्योरी है, लेकिन इसमें कहानी थोड़ी बड़ी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अगर लेक्चर नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो आपको कंपल्सरी वो देखना ही है, तभी आपको आगे समझ में आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है कि आप पीछे वाली चीज़ को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, ये नहीं चल पाएगा। ठीक, तो आप उसको जरूर देख लें। और तो अब हम शुरू करते हैं अगला लेक्चर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन का टाइप ऑफ द फंक्शन, जो एनसीईआरटी 1.2 एक्सरसाइज जिसके लिए हम पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ फंक्शन में फंक्शन 1 और मैनी वन होता है। 1 मीन्स इंजेक्टिव, मैनी वन जो 1 नहीं है। इसके अलावा हम फंक्शन इनटू और ऑन। तो 1 और मैनी वन कैसे है कि फंक्शन की डेफिनेशन एक बार फिर से ध्यान दिलाता हूँ कि इफ a and b are two non-empty set, then the function is the relation by which all element of set A are related with unique element of set B. A B, यहाँ पे हमने सेट A मतलब x लिया है, B y लिया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो उसमें ऑल एलिमेंट ऑफ सेट x के सारे एलिमेंट होने चाहिए, किससे इमेज बनानी चाहिए इधर। सेट x के सारे एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, और इमेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। इमेज जैसे कि 1 की इमेज यहाँ पे देखो, 1 की इमेज a है, 2 की इमेज भी a है, 2 की इमेज a है, लेकिन क्या है उसकी कैसी है, यूनिक है। इमेज कैसी है, यूनिक। 1 का f1 इक्वल टू a और f2 इक्वल टू भी a। ठीक, इसका मतलब 1 की इमेज भी यूनिक है, 2 की इमेज भी यूनिक है। यूनिक कब नहीं होती है, ये देखो ध्यान दो जरा। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 a b c और 2 की a भी है, b भी है, c भी, ठीक है। तो f2, अब यहाँ पे f2 क्या है, a, f2 को b भी लिख सकते, f2 को b भी और f2 को c। तो ये क्या कहते हैं, फंक्शन में ये नहीं चलता है। ये डिस्प्ले इसका 2 को 2 का डिस्प्ले एक ही होगा, 3 डिस्प्ले नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ जैसे कि देखो किसी के 2 बेटे हैं, तो दोनों बेटों के जो फादर है, फादर तो यूनिक होंगे, ऐसा नहीं कि मोर देन 1 फादर, ठीक। तो उसी तरह से है ये। तो इसमें यूनिकनेस, हाँ ऐसा हो सकता है, क्या कहते हैं कि 2 लड़के हैं, तो एक फादर के एक से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या कहते हैं, जो बच्चों वाला फंक्शन है वो यूनिक नहीं होगा, बच्चों वाला जो रिलेशन है वो यूनिक नहीं होगा, लेकिन फादर वाला रिलेशन कैसा होगा, यूनिक वैल्यू देगा, तो वो फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शन वही है जो क्या कहते हैं x की वैल्यू देता है और उसके लिए यूनिक वैल्यू आती है, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आती है, और सारे x के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। तो ऐसे रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं। तो अब देखो ध्यान दो, लेकिन ऐसा तो हो सकता है, कैसा हो सकता है कि देखो यहाँ पे क्या है, मोर देन 1, मोर देन 1 की इमेज एक है, हालांकि हर एक के लिए इमेज यूनिक है, अपनी इमेज यूनिक है, लेकिन 2 की इमेज क्या है, एक ही है। 1 की और 2 की दोनों की इमेज सेम है। तो इस तरह से अगर लिंक बनता है, और यहाँ पे देखें तो हर एक की इमेज कैसी है, हर एक की इमेज डिस्टिंक्ट है। यहाँ पे इमेजेस कैसी है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, नॉट आइडेंटिकल। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है नॉट आइडेंटिकल, अपोजिट है आइडेंटिकल का डिस्टिंक्ट। तो इमेजेस कैसी है, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे इमेजेस डिफरेंट नहीं है, 1 और 2 का सेम इमेज है A। तो इस इमेज के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग फंक्शन, ये दोनों ही फंक्शन है, लेकिन इस
के बेसिस पे जब हम फर्क करते हैं फंक्शन में, तो फंक्शन दो तरह का होता है। एक तो होता है नंबर वन, वन फंक्शन, वन फंक्शन। अब वन फंक्शन क्या होगा कि इसमें एक खास बात होगी कि इमेजेस आर डिस्टिंक्ट, इमेजेस डिस्टिंक्ट होगी। और ध्यान दो, सिंपल, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन कि अगर इसमें हम वन है, जो इसका नाम है वन, वही इसकी डेफिनेशन है। वन एक्स और वन वाई, फर्स्ट वन एक्स के लिए, सेकंड वन वाई के लिए। एक्स मीन्स फर्स्ट सेट का एलिमेंट, वाई मीन्स सेकंड सेट का एलिमेंट। तो हम देखेंगे वन एक्स वन वाई, यहाँ पे क्या है, मैनी एक्स रिलेटेड टू वन वाई। मोर देन वन को हम मैनी बोलेंगे, मैनी एक्स रिलेटेड टू वन वाई। अब ये भी क्या है, मोर देन वन है, 1 2 3 4 और ए बी सी डी। अब इसको देखो, 1 भी बी से रिलेट कर रहा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, तो ये भी फंक्शन हो गया। लेकिन क्या हुआ, कैसा फंक्शन है, मैनी एक्स रिलेटेड टू वन वाई, तो ये तो वन फंक्शन हो गया। अब वन फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन, इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। वन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्शन, जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो एक बार में एक तो इंजेक्शन लगाता है, ऐसा नहीं क्या करते हैं कि इधर भी आ जाए इधर भी आ जाए, दोनों तरफ इंजेक्शन लगा रहा है। या फिर ऐसा नहीं होता, क्या कहते हैं कि चल पांचों लोग मेरे इंजेक्शन लगा दो, 5 इंजेक्शन लग रहे हैं, एक साथ लगा दो पांचों, अरे एक के बाद एक लगेगा, यानी कि एक वन टाइम में वन ही इंजेक्ट होगा, यानी कि इसको वन को इंजेक्टिव बोलते हैं। ठीक, और दूसरा होगा मैनी वन, यानी कि उसमें इमेज डिस्टिंक्ट नहीं होगी। मैनी वन इमेजेस आर नॉट डिस्टिंक्ट, इमेजेस डिस्टिंक्ट नहीं है। या हम ये कहें कि जो वन नहीं है वो मैनी वन है, फंक्शन। वन नहीं है वो मैनी वन है, फंक्शन। ठीक, मैनी वन को हम शॉर्ट में ऐसे ही ध्यान दो, मैनी एक्स रिलेटेड टू वन वाई। ठीक है, मैनी का मतलब मोर देन वन, जैसे हाँ मोर देन वन। ठीक, मैनी का मतलब मोर देन वन है। तो यही इनकी डेफिनेशन है, इतना ही आप समझने के लिए इसको नोट कर लो। हाँ, इसमें क्लासिक डेफिनेशन उसमें लिखी है एनसीईआरटी में कि इफ एफ इज द फंक्शन फ्रॉम द सेट एक्स टू द सेट वाई, देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स आर हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। तो ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, पर उसको लिखने याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल सिचुएशन कुछ और होती है, तो इसको समझ लो आप अच्छी तरह से। ठीक, और इसमें ध्यान दो, जैसे यहाँ पे है हमारा, तो हमें फंक्शन वन है ये प्रूव करना होता है। तो देखो, अगर फंक्शन वन नहीं है, यानी कि मैनी वन प्रूव करना है, तो मैनी वन प्रूव करने के लिए हम केवल क्या करेंगे कि F1 भी बी के बराबर है और F2 भी बी के बराबर है। इस सेकंड फंक्शन में देखो, F1 की वैल्यू भी बी है, F2 की वैल्यू भी बी है, यानी कि यहाँ पे F1 इक्वल टू F2 है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 1 और 2 इक्वल नहीं है, यानी कि दो डिफरेंट x के लिए फंक्शन वैल्यू कैसी है, सेम है। तो कैसा हो गया ये फंक्शन, मैनी वन। यहाँ पे मैनी x रिलेटेड टू वन वाई हो गया कि नहीं हो गया, तो ये मैनी वन हो गया। ठीक, तो इसी तरह से ये भी मैनी वन फंक्शन है, ये वन है। तो मैनी वन और वन, तो वन को तो प्रूव करते हैं हम, कंप्लीट प्रूव करते हैं, लेकिन मैनी वन के लिए हम केवल एग्जाम्पल ही एक दे सकते हैं, एग्जाम्पल से उसको काउंटर किया जा सकता है। क्योंकि वन में हर एक एलिमेंट की इमेज कैसी होनी चाहिए, जो भी सेट एक्स का एलिमेंट है उन सब की इमेज डिफरेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या कर दिया आपने, दो इमेज को सेम ले लिया, F1 इक्वल टू F2, यानी कि दोनों को क्या कर दिया, दोनों F1 और F2 को सेम कर दिया, इक्वल कर दिया, और वो दो डिफरेंट एक्स के लिए हैं 1 और 2 दो डिफरेंट एक्स के लिए
एक तीसरा रिलेशन और होता है, जरा उसको भी समझो। वो देखो इस तरह का है तीसरा रिलेशन, जैसे कि 2 1 1 2 3 4 ABCD। अब ये देखो ये 2 यहाँ पे B से भी रिलेट कर रहा है, C से भी रिलेट कर रहा है और D से भी रिलेट कर रहा है। तो ये देखो 1x, और ये किससे, मैनी y से रिलेटेड है। 1x यहाँ पे देखो भी 1, और y की तरफ लिखें क्या, मैनी। जैसे यहाँ पे मैनी 1, इसको क्या बोलेंगे, मैनी 1, तो 1 मैनी। तो 1 मैनी कैसा हो गया, 1 मैनी ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, तो 1 मैनी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये भी आएगा, 1 मैनी रिलेशन इज नॉट द फंक्शन। ये देखो 1 मैनी का एग्जांपल है, लेकिन हम अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन कैसा है 1 1। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम, तो टू प्रूफ 1 1 प्रूफ करने के लिए हम इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं कि लेट fx1 इक्वल टू fx2, कोई दो इमेजेस को इक्वल कर देते हैं, विच इम्प्लाइज दैट, जिससे हमें x1 इक्वल टू x2 ही मिले केवल, अभी इससे बात नहीं बनेगी, इज ओनली रियल सॉल्यूशन, इज ओनली रियल सॉल्यूशन इन इट्स डोमेन, इसके डोमेन में केवल यही रियल सॉल्यूशन मिले आपको fx1 इक्वल टू fx2 करने से। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो fx1 यहाँ पे कितना होगा, fx1 हो जाएगा कितना, fx1 हो जाएगा x1 स्क्वायर। इसी तरह से fx2 क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर। तो fx1 इक्वल टू fx2 लिखेंगे हम, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, यानी कि x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो अब देखो x1 इक्वल टू x2, केवल ओनली यही सॉल्यूशन नहीं है, समझ में आई बात कि नहीं। x1 इक्वल टू x2 भी है और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी है, यानी कि x1 इक्वल टू x2, यानी कि x1 और x2 केवल यही है। यहाँ पे इस एल्गोरिथम को एक बार फिर से ध्यान दो, fx1 इक्वल टू fx2 तो आपने किया और उससे आपको मिला क्या, केवल कि x1 इक्वल टू x2 मिला, यानी कि जो दो हमने डिफरेंट x कंसीडर किए थे x1 x2, उनके फंक्शन वैल्यू को हमने कैसा लिया था, सेम लिया था। लेकिन हमने फिर उससे कंक्लूजन, लेकिन फाइनली हमारा निकल के क्या है कि ये जो दोनों x1 x2 हमने डिफरेंट लिए, वो डिफरेंट नहीं है, वो क्या है, सेम है। तो ये हमारा क्या प्रूव करता है, ये करता है कि ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। लेकिन अगर देखो सेम नहीं आया, x1 इक्वल टू x2 नहीं आया, प्लस माइनस x2 आ गया, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। ठीक, 1 1 नहीं है, वो मैनी 1 हो जाएगा। फंक्शन रिलेशन की बात करें तो 1 मैनी भी एक रिलेशन होता है, लेकिन वो 1 मैनी रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। ठीक, तो ये इसका हम आगे, लेकिन ये fx1 ध्यान दो, इसके आगे उसमें रियल सॉल्यूशन इज ओनली रियल सॉल्यूशन इन इट्स डोमेन, इसको ध्यान दो जरा कि अगर हम ये फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ये तो देखो f R2 R डिफाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि डोमेन इसका रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं क्या कि R पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन करते हैं, R पॉजिटिव का मतलब होता है क्या, फंक्शन डिफाइन है 0 टू इनफाइनाइट, इस तरह से फंक्शन 0 टू इनफाइनाइट, R पॉजिटिव ये होता है। तो फंक्शन 0 टू इनफाइनाइट डिफाइन है, तब ध्यान दो कि x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, अब x की वैल्यू क्या पॉजिटिव होगी, तो माइनस x2 इसमें क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो तब आप लिखोगे क्या कि विच x1 इक्वल टू माइनस x2 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिख दो कि which implies that x1 equal to x2 is only real solution in its domain, so function is 1 1। तो देखो डोमेन बदलने से यही फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। तो ये हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, ठीक। ठीक है, तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट x के तो सारे एलिमेंट आर रिलेटेड
विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बाई। अब सेट बाई के एलिमेंट से तो सेट बाई में ये लिखा है कि सेट बाई के हर एक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए, यानी कि सेट एक्स में तो जैसे कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है, कोई बात वो तो होना ही चाहिए, लेकिन सेट बाई में अगर कोई एलिमेंट बच गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बचा हुआ एलिमेंट रेंज का पार्ट नहीं होता है तो कोडोमेन, लेकिन सेट बाई क्या होता है, पूरा का पूरा कोडोमेन होता है। तो यहाँ पे कोडोमेन देखो, कोडोमेन बड़ा है और रेंज कम है, तो अगर रेंज कोडोमेन से कम होगी यानी कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो फंक्शन कैसा होगा, तब फंक्शन होगा इनटू। लेकिन रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। कैसे, ध्यान दो कैसे क्या डेफिनेशन है। तो इसमें रेंज, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए केवल क्या, रेंज इज इक्वल टू कितना, कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। इनटू फंक्शन के लिए रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज कोडोमेन का सबसेट है। अगर रेंज कोडोमेन का सबसेट है तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन होगा ऑन टू इनटू फंक्शन, ठीक है, इनटू ऑन टू। ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्टिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव, ठीक है, ऑन टू फंक्शन को बोलेंगे सरजेक्टिव। तो थोड़ा सा इसको समझ लो कि देखो यहाँ पे इसको देखा तो रेंज देखा तो रेंज ये पूरा सेट बाई नहीं है, ये रेंज है केवल ये, ठीक। तो रेंज आप देखोगे तो इसके अंदर कंटेन हो रही है, किसमें, कोडोमेन में, तो रेंज इनटू द कोडोमेन। लेकिन यहाँ देखें तो रेंज देखो, रेंज पूरा कंप्लीट बाई के बराबर है, तो रेंज इस, अगर रेंज को, रेंज के सेट को इसके ऊपर ओवरलैप कराए तो कंप्लीट कवर करेगा, यानी कि रेंज ऑन टू द कोडोमेन। ऑन टू का मतलब कंप्लीट कवरिंग है, कंप्लीट कवरिंग ऑफ द कोडोमेन बाय रेंज, ठीक। तो सिंपल ये डेफिनेशन इसकी वर्क करेगी। तो इनटू और ऑन टू, अब इन फंक्शंस को देखते हैं। तो ये फंक्शन देखो बेटा, हर एक एलिमेंट की इमेज कैसी है, डिस्टिंक्ट है। तो हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है, यानी कि कोई भी दो एलिमेंट की इमेज सेम नहीं है। तो ये 1 1 हो गया, ठीक। लेकिन इसमें ये बचा हुआ है, यानी कि रेंज क्या है, कोडोमेन के अंदर है, रेंज इनटू द कोडोमेन। तो ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 तो होगा, ठीक है, 1 1, लेकिन कैसा होगा, इनटू 1 1 और इनटू। इसी तरह से इसमें देखें तो ये देखो इनटू तो है क्योंकि इधर बच गया है, ठीक है, लेकिन मोर देन वन एलिमेंट है सेम इमेज, यानी कि इमेजेस यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं है। तो कैसा होगा, मैनी वन, और साथ में कैसा, इनटू भी। ये फंक्शन इसको कंबाइंड करके ऐसे बोलते हैं वन, ये क्या है, अच्छा मैनी वन है, मैनी वन है, मैनी वन, ठीक है। लेकिन इनटू ऑन टू की बात करेंगे तो ये कहता है ऑन टू। ये फंक्शन देखें तो मैनी 1 1, क्योंकि सारी इमेजेस कैसे डिस्टिंक्ट हैं, 1 1 और ऑन टू, और 1 1 और ऑन टू को हम 1 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव और ऑन टू को बोलते हैं सबजेक्टिव। लेकिन 1 1 भी हो फंक्शन और ऑन टू भी हो तब उसको बोलेंगे क्या, बाइजेक्टिव। क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन को ऐसे ही लिखो, वो करो इंपॉर्टेंट क्या, कि 1 1 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू इक्वल टू क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन, फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन इक्वल टू इनवर्टिबल, इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन।
ये इम्पोर्टेंट है। इन्वर्टिबल अभी आगे इन्वर्स में आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको नोट कर लो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कहीं पे आपसे कहा कि बाइजेक्टिव फंक्शन ये प्रूव करो तो आपको 1 1 और 2 ही प्रूव करना है, इन्वर्टिबल है ये प्रूव करो तो आपको 1 1 और 2 ही प्रूव करना है। ठीक, तो 1 1 के प्रूव करने के लिए बताया हम क्या करेंगे, लेट fx1 इक्वल टू fx2 करेंगे, और वो अगर केवल x1 इक्वल टू x2 ही रियल सॉल्यूशन दे गिवन डोमेन में, डोमेन आपको दे रखा होगा, तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। ठीक है, इनटू और ऑनटू के लिए प्रॉब्लम क्या है कि इनटू और ऑनटू के लिए आपको रेंज निकालनी है। रेंज कोडोमेन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। देखो कोडोमेन अगर हमारा f इज द फंक्शन फ्रॉम द सेट a टू द सेट b, तो यहाँ पे a और b सेट मेंशन हो गए। ठीक, रेंज लेकिन आपको निकालनी होगी, रेंज मेंशन नहीं होगी, रेंज निकालनी होगी आपको। रेंज अगर आप, तो फिर उसके लिए रेंज निकालना आना चाहिए। तो रेंज निकालने के लिए, रेंज बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अभी एनसीईआरटी में या बोर्ड लेवल में रेंज निकालने के लिए मैं उतना ही लिमिटेड बताऊंगा आपको, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जिससे आपका पूरा काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन रेंज को और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए जेईई एडवांस वाला लेक्चर रेंज का है, वो आप देखो इन डेप्थ, तो उससे और ज़्यादा क्लैरिटी आई। तो अब रेंज के लिए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब समझते हैं रेंज। रेंज को हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमें इनटू और ऑनटू प्रूव करने के लिए रेंज निकालनी होगी। तो रेंज निकालने की बहुत ही वाइड वैरायटी है रेंज की। कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की रेंज पूछी जा सकती है, और रेंज कैलकुलस में मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जब तक पढ़ते हैं तब तक रेंज की डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे 1.2 एक्सरसाइज में जिस तरह की भी प्रॉब्लम है उनको हैंडल करने के लिए जो भी तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो बोर्ड के लिए लगभग लिमिटेड तरीका है। ठीक है, और ज़्यादा रेंज का डिटेल तरीका देखना है आपको, तो डिटेल तरीके में जेईई एडवांस वाले जो लेक्चर हैं आप उनको देखो, तो उसमें और ज़्यादा डिटेल मिलेगा आपको रेंज का। लेकिन यहाँ पे देखो हम रेंज को समझते हैं। रेंज कैसे निकालेंगे, समझो इस बात को। तो यहाँ पे हम देखते हैं डोमेन का टाइप। डोमेन टाइप, ठीक है, तो डोमेन किस टाइप का हो, अलग अलग टाइप के डोमेन लेंगे। तो सबसे पहले डोमेन का टाइप ये डोमेन है z, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक, या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर होल नंबर सेट। होल नंबर सेट मीन्स ये सारे के सारे सेट कैसे हैं, डिस्क्रीट हैं, यानी कि इसमें अगर डोमेन नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, तो नेचुरल नंबर में देखो बेटा सीधा 1 सबसे पहला नेचुरल नंबर, और 1 के बाद सीधा 2 आएगा, बीच में कोई 1.1 1.2 या 1.01 इस तरह के नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये 1 के बाद क्लियर कट 2 है। तो इस तरह के जो डोमेन होते हैं, इस तरह के डोमेन को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डोमेन। और इसकी रेंज निकालने का जो मेथड है, मेथड में सिंपल कलेक्शन ऑफ, क्या करना है आपको, कलेक्शन ऑफ fx वैल्यूज, सारी fx वैल्यूज क्या करनी है, कलेक्ट करनी है, कलेक्शन ऑफ fx वैल्यूज। लेकिन दूसरा जो टाइप का डोमेन होगा वो होगा सेट ऑफ रियल नंबर और इसके सबसेट, लेकिन कैसे, कंटिन्यूअस डोमेन होगा। देखो सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी सेट ऑफ रियल नंबर के क्या है, सबसेट है, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं है। सेट ऑफ रियल नंबर कैसे कंटिन्यूअस है, 1 के बाद 1.1 भी नहीं, 1.1 से पहले 1.01, 1.01 से पहले 1.001, यानी कि बिल्कुल भी एक रियल नंबर से अगला रियल नंबर कौन सा है ये हम लिख नहीं सकते। 1.0000 बहुत सारे जीरो लगा के भी हम लिख दें तो वो उसके आगे वाला नंबर नहीं लिख सकते। तो ऐसे केस में यानी कि यहाँ पे क्या है, जैसे कि लाइन, तो लाइन पे ये पॉइंट है, इसके आगे वाला पॉइंट हमें यहाँ पे क्लियर, ये बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि एक ऐसे आपने किसी को खड़ा कर दिया, फिर 2 कदम
आगे ऐसे खड़ा कर दिया, दो दो कदम से खड़ा कर दिया, तो वहां पे तो क्या है, गैप आपको पता चलेगा। लेकिन बिल्कुल एकदम ठस पे भर दिया, एक के बाद एक सटे हुए हैं, तो वहां पे गैप नहीं होगा। तो रियल नंबर में क्या है, वही सिचुएशन बनती है कि बिल्कुल गैप नहीं है। यानी कि कैसे कंटिन्यूस डोमेन आएंगे ये, तो कंटिन्यूस डोमेन के लिए कंटिन्यूस है और साथ में फुल डोमेन है। फुल डोमेन यानी कि जिसमें मैक्सिमम फुल, ठीक है, फुल यानी कि मैक्सिमम डोमेन जिसमें फंक्शन डिफाइन हो सकता है, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स की सारी वैल्यू ले सकता है, तो अगर ये एफ आर टू आर हो, एफ यहाँ पे आपसे कहा है कि ये फंक्शन आर टू आर डिफाइन है, तो फुल डोमेन हो गया। ठीक है, अगर इसी में ये कह देते कि एफ 2 to 7 केवल, अब ये कैसा हो गया, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया, 2 to 7 टू आर, तो डोमेन कैसा हो गया, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो अब यहाँ पे रेंज पता करने के लिए f2 की वैल्यू निकालेंगे हम कितनी, 4, f7 की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 49, और रेंज आ जाएगी 4 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 49, 4 to 49 ये रेंज आ जाएगी। ठीक, तो वो रेस्ट्रिक्शन में ये मेथड काम नहीं करेगा। तो इसमें बेटा, इसमें भी फिर दो अलग अलग तरीके हैं, और वो दो अलग अलग तरीके किस तरह के हैं कि एक तो हम ऑब्जर्वेशन, सिंपल ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका है हमारे पास में एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम क्या है वो बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। तीसरा है डोमेन टाइप है हमारा क्या, रेस्ट्रिक्टेड है। कैसा है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में, ठीक है, इस तरह का है जैसे कि एफ ए टू बी, कंप्लीट फुल डोमेन नहीं है, ठीक है, जिसमें जो सारी की सारी एक्स वैल्यू फंक्शन ले सकता है, वो पूरी एक्स वैल्यूज नहीं है, पूरा डोमेन नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्ट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे केस में रेंज का मेथड हमें एफ ए और एफ बी इवेलुएट करना है, और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी ये, या तो एफ ए टू एफ बी हो जाएगी, या फिर एफ बी टू एफ ए हो जाएगी, दो में से कोई एक, या ये। कुल मिला के आपको करना क्या है कि ये बाउंड्रीज हैं डोमेन की ए और बी, तो इन बाउंड्रीज पे फंक्शन वैल्यू एफ ए और एफ बी पता करो, जो मिनिमम है, जो छोटी है, उसको आप पहले लोअर बाउंड्री बनाना है रेंज का, जो बड़ी है उसकी रेंज के अपर बाउंड्री बनाना है। ये सबसे आसान है रेस्ट्रिक्टेड वाला, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशन में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि देखो फंक्शन में इनका आपको डोमेन याद रखना होगा, अच्छा ऑब्जर्वेशन है, चलो वो बताता हूँ आगे, ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक, ऑब्जर्वेशन में जैसे कि एफ एक्स, एफ आर टू आर डिफाइन है, ठीक है, और एफ एक्स जो इसका रूल है वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, हमेशा स्क्वायर टर्म कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। तो यहाँ से हम इसकी रेंज ऑब्जर्वेशन से क्या लिख देंगे कि रेंज हो जाएगी 0 to इनफाइनाइट, ठीक, रेंज हो जाएगी 0 to इनफाइनाइट। तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है, इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी ऑब्जर्वेशन से जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू तो 0 से बड़ी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा, तो 1 to इनफाइनाइट। इस तरह से तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया। एल्गोरिथम को समझ, ठीक है, इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। अब ध्यान दो, अब देखो एल्गोरिथम में क्या करना है आपको, रेंज निकालने के लिए सबसे पहले पुट एफ एक्स इक्वल टू बाई, ठीक है, एफ एक्स को बाई पुट करना है, फिर
क्या करना है, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करना है, x इक्वल टू 1, यानी कि x क्या है, ठीक। नंबर 3, अप्लाई द रूल्स ऑफ डोमेन, डोमेन के रूल अप्लाई करने हैं ऑन y इन प्लेस ऑफ x, यानी कि डोमेन में तो हम जो रूल अप्लाई करते थे वो x के लिए करते थे, लेकिन इसमें किसके लिए करेंगे, y के लिए करेंगे। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखना है, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एफ एक्स वाई लिख दिया, फर्स्ट स्टेप हो गया, कुछ भी नहीं करना फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में x क्या है, x क्या है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, y माइनस 1, देखो ट्रांसफर कर दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, यानी कि x इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट वाई माइनस 1 प्लस माइनस, ये तो हमने कर लिया, x निकाल दिया, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स का फंक्शन होता था, अब x इक्वल टू वाई का फंक्शन है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है कि रेंज के लिए रूल अप्लाई करने हैं, लेकिन किस कौन से डोमेन वाले रूल अप्लाई करने हैं। तो डोमेन के लिए रूल क्या होता है कि अंडर के अंदर जो कुछ भी है वो कैसा है होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि अंडर के अंदर y माइनस 1 है तो y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो रेंज आ गई 1 टू इनफाइनाइट। वो हम सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी निकाल लिया था हमने, ठीक है, लेकिन ये हमारा एल्गोरिथम से आया, तो एल्गोरिथम समझ में आ गई कि ठीक। अब ऑब्जर्वेशन में कुछ चीज़ों की आपको रेंज याद रखनी होगी, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इस एल्गोरिथम को नोट कर लो, ये एग्जांपल है। देखो ध्यान दो, फंक्शन और ये इधर रेंज, तो ध्यान दो, x टू द पावर 3, x टू द पावर 5, यानी कि x की ऑड पावर साइन, या 10x cot x log x। रेंज की बात करें डोमेन की, log x का डोमेन क्या होता है, log x का डोमेन तो पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है, तो log x, तो इन सब की रेंज है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इस बीच के सारे नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, p अपॉन q के फॉर्म के नंबर, डेसिमल वाले सारे नंबर, मतलब वो सब सेट ऑफ रियल नंबर में आएंगे, ठीक। नंबर 1। नंबर 2 में ध्यान दो, इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, मतलब समझ रहे हो क्या, इवन पावर, ठीक है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मॉड एक्स, ठीक। इन सब के लिए जो रेंज है वो है r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, वो क्या होगा 0 टू इनफाइनाइट, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे कि e टू द पावर x, a टू द पावर x, ठीक है, 2 टू द पावर x, 1 अपॉन 5 टू द पावर x, ये सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इनकी रेंज क्या होगी, रेंज होगी कितनी, हाँ 0 टू इन्फाइनाइट यही होगी, लेकिन थोड़ा फर्क है, क्या 0 टू इन्फाइनाइट, 0 इसमें ओपन इंटरवल में होगा, ठीक। इसके अलावा साइन एक्स, कॉस एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी रेंज -1 टू 1, ठीक है। नंबर 5 में एक इंपॉर्टेंट चीज है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये नहीं, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स माइनस बी, तब भी इसकी रेंज याद रखो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ये कुछ फंक्शन है जिनकी रेंज आपको याद रखनी है, आप जैसे, तो इनको आप नोट कर लो, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। तो इससे जो कहानी अब तक बताई गई है वो आपको क्लियर होगी और थोड़ा मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊंगा क्वेश्चन को। तो पहले फंक्शन चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शंस। नंबर 1 में इस फंक्शन की चेक करनी है, जबकि फंक्शन देखो फंक्शन का रूट थ्योरम में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है, लेकिन जो डोमेन और कोडोमेन में फर्क किया गया है। तो अगर फंक्शन एंड टू एंड डिफाइन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सबसे पहला जो तरीका बताया क्या कि ये कैसा डोमेन है, डिस्क्रीट डोमेन है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर हो तो डोमेन डिस्क्रीट होता है, वहां पे सीधा कलेक्शन वैल्यू फंक्शन वैल्यूज का कलेक्शन भी रेंज निकल जाती है हमारी। तो इसमें हम फर्स्ट के लिए सबसे पहले वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट के लिए ठीक है क्या करेंगे, पहले तो 1 1 और 1 2 चेक करते हैं, 1 1 और 1 2 ठीक है, सॉरी 1 1 चेक करते हैं। तो टू फाइंड 1 1 देखो कैसे लिखना है, बिल्कुल वैसे ही ऐसे ही लिखना है। टू फाइंड 1 1 पता करने के लिए क्या करेंगे कि लेट करेंगे fx1 इक्वल टू fx2 ठीक। तो fx1 इक्वल टू फर्स्ट वाले के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे fx1 क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर और fx2 हो जाएगा x2 स्क्वायर, लेकिन x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 इसका सॉल्यूशन आएगा। पर नेचुरल नंबर नेगेटिव कोई होता नहीं, अगर हमने कोई x2 की वैल्यू +5 ले ली तो -5 वैल्यू इस डोमेन में पॉसिबल नहीं होगी, यानी कि हम फिर लिखेंगे which implies that x1 equal to -x2 is not possible, ये पॉसिबल नहीं है ठीक है इस डोमेन में ठीक है। which implies that x1 equal to x2 is only real solution in its domain, वही लिखना है in its domain। और ये क्या हो जाएगा फंक्शन नेचुरल नंबर के केस में ये क्या हो जाएगा एफ एच क्या 1 1 मतलब इंजेक्टिव है ये फंक्शन ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट हम हेडिंग पे आते हैं, क्या हमें सर्जेक्टिविटी पता करते हैं। तो सर्जेक्टिविटी के लिए हमें इसकी रेंज निकालनी होगी। रेंज निकालने के लिए डिस्क्रीट डोमेन तो सीधा फंक्शन वैल्यूज का करेक्शन, तो f1 इक्वल टू सीधा 1 हो जाएगा, f2 इक्वल टू कितना हो जाएगा f2 इक्वल टू 4, f3 इक्वल टू इसी तरह से कितना 9, यानी कि रेंज जो हो जाएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, रेंज हो जाएगी कितनी 1 4 9 16। अब ये रूल हो गया, आप लिखिए रेंज आ गई। और रेंज क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बराबर है, देखो 1 के बाद 2 3 वो नहीं है इसमें, यानी कि रेंज क्या हो गई सबसेट हो गई किसका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है कोडोमेन है। तो फंक्शन ये कैसा हो गया 1 1 तो है लेकिन साथ में और तो नहीं है, यानी कि सर्जेक्टिव नहीं है, तो नॉट सर्जेक्टिव, क्या लिखेंगे नॉट सर्जेक्टिव। फाइनली हम लिखेंगे कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन 1 1 है पर 1 1 इंटू है या इंजेक्टिव है बट नॉट सर्जेक्टिव ठीक। अब दूसरे वाले केस में इसमें ध्यान दो सेट ऑफ, इसको देखो ध्यान दो इसी में कराऊंगा। तो सेकंड पार्ट में जेड टू जेड डिफाइन है, जेड टू जेड डिफाइन है, तो ये इसमें ये वाली चीज नहीं चलेगी, क्यों चल जाएगी क्या नहीं चलेगी, और दोनों वैल्यू पॉसिबल होगी। अगर x2 इसमें नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, इंटीजर -2 भी होता है +2 भी इंटीजर होता है, -3 +3 ये सभी इंटीजर है, विदाउट डेसिमल वाले जो भी नंबर हैं प्लस माइनस करके वो सभी इंटीजर है, यानी कि इसमें ये बात नहीं होगी। यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे x1 इक्वल टू ±x2, तो ये क्या हो गया फंक्शन कहता है नॉट इंजेक्टिव नहीं है
ठीक है। नॉट इंजेक्टिव के लिए आपको ऐसा भी कर सकते थे कि एफ ऑफ -2, देखो इंटीजर -2 है, एफ ऑफ -2 इक्वल टू f2 इक्वल टू 4, केवल एग्जाम्पल से काउंटर कर दो इसको, तो ये यहाँ पे ये भी सॉल्यूशन है देखो, ठीक है। एफ ऑफ -2 इक्वल टू f2 इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज दैट, केवल एक ही आपने ऐसा एग्जांपल दे दिया कि जहाँ पे दो डिफरेंट x के लिए सेम एफ एक्स वैल्यू है या सेम वाई वैल्यू है, तो क्या होगा हमारा मैनी वन प्रूव हो जाएगा, एफ इज नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करना ही इसको ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। लेकिन इसमें ध्यान दो, इसमें अगर हम f-1 की वैल्यू भी निकालेंगे, f ऑफ -1 वो भी कितना आएगा, f ऑफ -1 भी इतना ही आएगा, f ऑफ -2 की वैल्यू भी इतनी आएगी, रेंज फिर भी इतनी आएगी, ठीक है। रेंज फिर भी इतनी ही आएगी, यही आएगी, लेकिन ये क्या होगी, यहाँ पे रेंज इज द सबसेट ऑफ जेड, जेड क्या है कोडोमेन, तो नॉट सर्जेक्टिव, तो नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव इस केस में, ठीक है। अब देखो इंजेक्टिव वाला केस यहाँ पे बदल गया कि नहीं बदल गया, किसके डोमेन के चेंज होने से इंजेक्टिव वाला केस बदल गया, ठीक। अब तीसरा केस देखते हैं, तीसरा केस तीसरे केस में ध्यान दो, ये क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर है, तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डिफाइन है, तो हम यहाँ पर दो रियल नंबर जैसे कि एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ, ये कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन मैनी वन हो जाएगा, मैनी एक्स रिलेटेड टू 1 बाई, ठीक। तो ये क्या हो गया, विच इम्प्लाइज दैट एफ इज नॉट इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिविटी हमने प्रूव कर दी इसकी, ठीक है। लेकिन सर्जेक्टिविटी के लिए ध्यान दो, अब ये डोमेन ऐसा नहीं है 1 के बाद सीधा 2, अब 1 के बाद 1.1 वगैरह ये सब कुछ आएंगे, तो रियल नंबर है तो कंटिन्यूस डोमेन है, कंटिन्यूस डोमेन है तो या तो हम यहाँ पे एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे या फिर ऑब्जर्वेशन से, मान लो हम एल्गोरिथम से लिखना चाहते हैं, हमें नहीं पता है क्या है इसकी रेंज, तो हम क्या करेंगे कि टू फाइंड ऑन टू पता करने के लिए, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट स्टेप एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख दिया हमने y, अब x के लिए सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा √y प्लस माइनस, x इक्वल टू प्लस माइनस √y, अब y पे डोमेन वाला रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि अंडर के अंदर y आ रहा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू 0 से बड़ी, ये रेंज हो गई क्या कि y, ये देखो रेंज हो गई 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। याद कर लेते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये सिंपल रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। और 0 टू इनफाइनाइट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है, सेट ऑफ रियल नंबर के बराबर है, सेट ऑफ रियल नंबर तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होता है, सेट ऑफ रियल नंबर जो क्या है कोडोमेन है यहाँ पे, तो फंक्शन ये कैसा हो गया, सबसेट है तो इनटू हो गया, फंक्शन कैसा हो गया इनटू मतलब नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दो कि अगर हम इसका ग्राफ बताया था फर्स्ट उसमें कि ये देखो ये इस तरह से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होगा, अब फंक्शन कैसा है, फंक्शन ग्राफ से हमें सीधा सीधा पता चलता है कि 1 कैसे पता करते हैं ग्राफ से, 1 और मैनी वन कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचे, कोई भी लाइन, एनी लाइन ऑफ एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर वो ग्राफ को फंक्शन के ग्राफ को मोर देन 1 पोजीशन पर कट कर दिए, एक से ज़्यादा जगह पर कट कर दिए, तो फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन होता है मैनी वन, और केवल एक ही जगह पर कट करें, जैसे ये है, ठीक है, ये है और एक केवल कोई भी लाइन खींचे, इसको मोर देन 1 कट नहीं कर सकती एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये तो फंक्शन हो गया, ये 1 हो गया, लेकिन ये कहता हो गया मैनी वन हो गया, मैनी वन हो गया तो आपको केवल एग्जाम्पल ही ढूंढना है, ठीक। लेकिन ये कहाँ के लिए है मैनी वन, मैनी वन किस केस के लिए, R2R। अब ये कहा कि यहाँ पर ध्यान दो, अब मैं थोड़ा सा बदलता हूँ इसको कि फंक्शन फ्रॉम -2 टू इनफाइनाइट,
अब ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया क्या, -2, यानी कि x इक्वल टू -2 मान लो यहाँ पे है x इक्वल टू -2, ठीक है -2, तो -2 से पहले, अब इसको हम x इक्वल टू -2 से पहले नहीं लिखेंगे, तो देखो -2 से पहले भी ये क्या होगा फंक्शन। अब देखो ये लाइन एक ही जगह पे कट कर रही है, एक्स एक्सिस के पहले लाइन एक ही जगह पे कट कर रही है, तब आप कह दोगे इसको कि ये कैसा है। ये बोर्ड में ऐसे ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ बना दो और फिर कहो क्या कहते हैं कि सोचो, ये एग्जाम के सोच लो अभी ये बने कि नहीं बने, नहीं ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। ये तो आपको सपोर्टिंग है ग्राफ, तो जैसे ये आपने देखा, आपने कहा कि एक ही जगह कट कर रही है, तो ये 1 हो गया। नहीं, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो देखो कोई भी लाइन में ये लाइन भी तो आ जाएगी, ये क्या कर रही है मोर देन 1 कट कर रही है, फंक्शन क्या हो गया -1 हो गया। तो इस केस में भी ये एग्जाम्पल सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि -1 तो है इसमें, क्यों -1 पे क्या कर रही है, -1 पे भी वही उतनी वैल्यू 1 है और +1 पे भी y की वैल्यू 1 है, ठीक। तो अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है फंक्शन के ग्राफ को, तो ग्राफ कैसा होता है मैनिवन, और केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो फंक्शन होता है 1, 1। अब एक और इसमें केस देखो, डोमेन का रेस्ट्रिक्शन किया गया है और इस तरह से किया गया है, ठीक है। अब ये -2 से इनफाइनाइट वाला केस, ये नॉर्मल एनसीईआरटी या उससे बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, लेकिन बोर्ड में इस तरह का जरूर पूछ लिया जाता है कि 2 to इनफाइनाइट 2r, ठीक है, 2 to इनफाइनाइट 2r। अभी ये कैसा था फंक्शन, r to r कैसा था फंक्शन 1 मैनी 1 था, लेकिन हाँ क्या था नॉट इंजेक्टिव, लेकिन अब देखो -1 तो है नहीं इसमें, तो 2 to इनफाइनाइट में अगर इसका ग्राफ देखें, जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ 2 to इनफाइनाइट में इसका ग्राफ बनाते हैं, 2 to इनफाइनाइट में देखो ये 0 है, ये 1, ये 2, एक्स इक्वल टू 2 के आगे ही लेना है, मैं पीछे नहीं लेना है, ठीक है। ये देखो, ठीक, तो ये देखो ये हो गया ग्राफ आपका। अब ये देखो इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचे एक ही जगह पर कट करेंगे, ठीक है, लेकिन इसको हम कैसे दिखाएंगे, अब ये हमें 1 प्रूव करना होगा कि नहीं करना होगा, तो वही काम करेंगे। क्या इसके लिए हम इंजेक्टिविटी के लिए लेट fx1 इक्वल टू fx2 करते हैं, इससे x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर और x1 इक्वल टू +-x2, बट x1 इक्वल टू -x2 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है इस डोमेन में, ये पॉसिबल नहीं है। 2 to इनफाइनाइट में नेगेटिव नंबर तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो x1 इक्वल टू x2 इज ओनली रियल सॉल्यूशन, ओनली रियल सॉल्यूशन इन इट्स डोमेन, या ये डोमेन जो दे रखा है 2 to इनफाइनाइट, ऐसा लिख दो, ठीक है। सबके लिए एक स्टैंडर्ड तरीका बताया मैंने, सबके लिए लिखना है बिना दिमाग लगाए, तो ऐसे भी लिख दो, इज ओनली रियल सॉल्यूशन इन इट्स डोमेन, ऐसे लिख दो सबके लिए, ठीक है। उसको आपको हटाना है, वो कहेंगे, देखो ध्यान दो, वो कहेंगे कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है या इंजेक्टिव नहीं है, तो अगर वो कहें इंजेक्टिव है तो तुम भी कहोगे इंजेक्टिव है, ठीक है। आपको प्रूव करना है, जैसे वो कहें वैसे वैसे उनकी बात माननी है, वो कहेंगे इंजेक्टिव नहीं है तो तुम कहोगे इंजेक्टिव नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग इंजेक्टिव है तो आपको पूरा दिखाना पड़ेगा। ये केवल रियल सॉल्यूशन आया तो सीधी बात है कि fx क्या हो गया, fx इज 1, 1, ये fx कैसा हो गया 1, 1 हो गया, ठीक। fx सही है, लेकिन डोमेन चेंज होने से कैसा हो गया 1, 1। इंजेक्टिव के बाद अब हम इसको सर्जेक्टिव देखेंगे, तो सर्जेक्टिव में देखो अब कौन सा केस आ गया, ये देखो ये कौन सा केस आ गया, अब डोमेन फुल डोमेन नहीं है, फुल डोमेन तो -∞ to इनफाइनाइट होता, अब कैसा डोमेन है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, तो इसकी एक लोअर बाउंड्री है f2 पे वैल्यू होगी 4, एक अपर बाउंड्री है f इनफाइनाइट का होगा इनफाइनाइट का स्क्वायर, यानी कि वो भी इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट होगा, यानी कि रेंज में छोटी वैल्यू ये है, तो रेंज तुरंत ही लिख दोगे आप, क्या छोटी वैल्यू इधर लिखो 4 और बड़ी वैल्यू इनफाइनाइट पे ऊपर इंटरवल आएगा, ठीक है। ये लिख दिया आपने रेंज। इसको लिखने के बाद में
ये क्या है, रेंज इज द सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, ये ध्यान दो, सबसेट किसका है, हाँ सबसेट ऑफ आर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है ये, और सेट ऑफ रियल नंबर कोडोमेन है, क्या है इसमें, कोडोमेन है, ठीक। तो रेंज कोडोमेन का सबसेट हो गई, तो ये क्या हो गया, फंक्शन नॉट सब्जेक्टिव, ये क्या चेक कर रहे हैं हम, नॉट सब्जेक्टिव, ये लोअर बाउंड्री चेक की, अपर बाउंड्री चेक की, और रेंज ही हो गई, ठीक। तो रेंज को आप लिखोगे क्या, ये f2 f इनफाइनाइट, फिर f2 की वैल्यू 4 और f इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक। इस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करो, ये बताया है आपको, इसमें सारे जो भी क्या कहते हैं एनसीईआरटी में रेंज और कोडोमेन जो भी प्रॉब्लम है वो सारी उसके लिए कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। तो आप प्रॉब्लम्स को ट्राई करो, ये लेक्चर अब आपका खत्म होता है।